गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर हमारी लेक्चर नंबर 31 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग आज नेशनल इनकम एंड मेथड्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने कुछ कंसेप्ट्स पढ़े थे नेशनल इनकम के, जहाँ पे हमने जीडीपी, जीएनपी, एट मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ये सब चीज़ें हमने पिछले लेक्चर के अंदर कवर कर ली थी। इस लेक्चर के अंदर हम आगे की कुछ कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि नेशनल इनकम से रिलेटेड है। तो हमारा जो पहला कंसेप्ट है यहाँ पे है वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी जो होती है, अगर हम देखें तो जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है वो हमारे जो भी कंजप्शन गुड्स और इन्वेस्टमेंट गुड्स हैं उनके टोटल आउटपुट की वैल्यू होती है। कि जो भी एक कंट्री है जो प्रोड्यूस कर रही है कंजप्शन गुड्स का या इन्वेस्टमेंट गुड्स का, उसके टोटल आउटपुट की क्या वैल्यू होगी, वो उसका नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। तो बट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन यूजेज अप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। और आपको पता है कि जब हम किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में होते हैं तो हम वहाँ पे कुछ फिक्स कैपिटल लेते हैं, उसका एक सर्टेन अमाउंट लेते हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे फिक्स्ड इक्विपमेंट्स हो गए या हमारी लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, जो कि हम फिक्स कैपिटल के रूप में किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में अपने अमाउंट का यूज़ ले रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जब हम फिक्स इक्विपमेंट्स को वियर आउट कर देते हैं या हमारे कोई भी इक्विपमेंट्स हैं, मशीनें, वो डैमेज या डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और उनको हमें रेंडर करना बहुत पॉसिबल नहीं होता है और वो जो मशीन से हमारी एब्सोल्यूट हो जाती हैं किसी टेक्नोलॉजिकल चेंज होने के कारण, तो वो जो मशीन है हमारी या जो वो हमारा फिक्स कैपिटल है, अब वो एक कंपनी के लिए, एक बिज़नेस के लिए वेस्ट हो चुका है, मींस वो उसका डेप्रिसिएशन पार्ट होता है। तो जब हम एनएनपी कैलकुलेट करते हैं तो इस प्रोसेस के अंदर हमें डेप्रिसिएशन या कैपिटल कंजप्शन अलाउंसेस को डिडक्ट करना होता है हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से, तभी हमें एनएनपी रिसीव होता है। तो जब हम अपने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को हटाएंगे तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट आएगा और उसके अंदर हमारे जितने भी फिक्स कैपिटल है जो हमारे अब एब्सोल्यूट हो चुके हैं, जो कि अब किसी टेक्नोलॉजिकल चेंज होने के कारण अब वो हमें वो आउटपुट नहीं दे रही जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, तो हम ग्रॉस से नेट में आने के लिए अपने डेप्रिसिएशन को उसमें से माइनस करेंगे। अगर हम देखें तो एनएनपी अगर हमें मार्केट प्राइस पे देखनी है तो वो क्या है कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस है वो हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की नेट वैल्यू को बताता है, जो कि हम मार्केट प्राइजेस के बिहार पे इवैल्यूएशन करते हैं, जो कि किसी कंट्री के एक साल के अंदर किया जाता है। और इसके अंदर से अगर हम देखें तो जो एनएनपी एमपी है उसमें हमें को कैलकुलेट करने के लिए हमें जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना होता है, जिससे हमें एनएनपी एमपी मिलता है। उसके बाद हम देखें एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी को अगर हम देखें तो नेशनल इनकम इसी को कहा गया है, जो कि एनएनपीएफसी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है कि जब हम अपनी फैक्टर प्राइजेस के बेसिस पे हमारे नेट आउटपुट का इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो इसके अंदर हम उन इनकम्स को भी इंक्लूड करते हैं जो कि हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से अर्न की गई है थ्रू द पार्टिसिपेशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो लोग हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में हैं, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उनसे जो हम इनकम अर्न करेंगे, जैसे कि हमारी वेजेस एंड सैलरी हो गई, रेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया, जिसको हमने नेशनल इनकम का है, तो जो भी मेजरमेंट होता है एनएनपी एमपी का, वहाँ पे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट करते हैं और सब्सिडीज़ को ऐड करते हैं एनएनपी एट द एमपी में, जिससे कि हम एनएनपी एट द एफसी पे पहुँचते हैं। तो अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है तो उसके लिए हमें जितने भी हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको हटाना होगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चंस के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट करेंगे और सब्सिडीज़ को उसमें प्लस कर देंगे। तो जो फार्मूला आप देखेंगे यहाँ पे, तो अगर हमारे पास एनएनपी एमपी हमने कैलकुलेट किया है और हमें एनएनपी एफसी चाहिए, तो हमें अपने एनएनपी एमपी में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाना होगा और सब्सिडीज़ को प्लस करनी होगी। और ऐसे ही अगर हमें जीएनपी एमपी से एनएनपीएफसी निकालना है तो उसके लिए पहले हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा और उसके बाद हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो कि हैं उनको माइनस करना होगा हमें अपनी नेशनल इनकम को इवैल्यूएट करने के लिए। तो नॉर्मली हम देखें तो जो एनएनपी मार्केट प्राइस है वो बहुत हायर होती है एनएनपीएफसी से, बिकॉज उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक्सीड किया जाता है और गवर्नमेंट सब्सिडीज़ को प्लस किया जाता है। और जो एनएनपी एमपी है वो लेस देन होती है किससे, एनएनपीएफसी से, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडीज़ को एक्सीड किया जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस से। इसके बाद हम समझते हैं डोमेस्टिक इनकम क्या है।
जो इनकम हम जनरेट कर रहे हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से किसी कंट्री के अंदर हमारे आउन रिसोर्सेज का यूज़ करके, उनको हमें डोमेस्टिक इनकम कहते हैं या डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे, उनसे जो भी इनकम हम जनरेट कर रहे हैं किसी कंट्री के अंदर हमारे आउन रिसोर्सेज को किसी प्रोडक्शन में लगा के, तो दैट इज़ आवर डोमेस्टिक इनकम मीन्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम देखें तो डोमेस्टिक इनकम में हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, तो जैसे वेजेस एंड सैलरीज होती गई है, रेंट इंक्लूडिंग इम्प्यूटेड हाउस रेंट्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, सरप्लस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, मिस्ड इनकम कंसिस्टिंग ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड फर्म, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस, पार्टनरशिप एटसेट्रा और डायरेक्ट टैक्सेस। ये सारे जो पार्ट हैं वो हमारे डोमेस्टिक इनकम के होते हैं। तो जो डोमेस्टिक इनकम है उसके अंदर हम उन इनकम्स को इंक्लूड नहीं करते जो कि अब्रॉड से हमें मिल रही है। तो अगर हम देखें तो डोमेस्टिक इनकम सिर्फ उस कंट्री के लोगों की इनकम होती है। तो जब हम डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेशन करते हैं तो हमें नेशनल इनकम में से जितनी भी NFIA है मींस नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड है उसको डिडक्ट करना होता है। जो डिफरेंस है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में वो क्या है कि नेशनल इनकम के अंदर हम जो अब्रॉड की इनकम है उसको इंक्लूड करते हैं, बल्कि डोमेस्टिक इनकम के अंदर हम जो नेट इनकम अब्रॉड है उसको नहीं इंक्लूड करते। तो अगर आपको डोमेस्टिक इनकम देखनी है तो आपको सिर्फ जो आपकी नेशनल इनकम है उसमें से आपको नेट इनकम जो अब्रॉड की है उसको हटा देना है। और अगर आप नेशनल इनकम चाह रहे हैं डोमेस्टिक इनकम से, तो डोमेस्टिक इनकम में आप नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे तो आपके पास नेशनल इनकम आ जाती है। अगर हम देखें तो जो नेट नेशनल इनकम है जो कि अब्रॉड में है अर्न हो रही है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। और उसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक्सपोर्ट हमारे कितने एक्सीड हो रहे हैं इंपोर्ट से। तो जो नेट इनकम अर्न है वो हमेशा जो अब्रॉड की है वो पॉजिटिव में आएगी जब हमारे एक्सपोर्ट एक्सीड होंगे इंपोर्ट से। और इस केस के अंदर आप देखेंगे कि जो नेशनल इनकम है वो ग्रेटर होगी डोमेस्टिक इनकम से। और अदर एंड पे अगर देखें कि अगर इंपोर्ट एक्सीड है एक्सपोर्ट से, तो जो हमारी नेट इनकम अब्रॉड है वो हमेशा नेगेटिव में आएगी। तो डोमेस्टिक इनकम हमेशा बड़ी होगी किससे, नेशनल इनकम से। इसके बाद हम समझते हैं प्राइवेट इनकम क्या है। प्राइवेट इनकम जो है वो इनकम है जो कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा ऑब्टेन की जा रही है अपने किसी भी सोर्स से या किसी प्रोडक्टिव से या अदरवाइज़, या हम कह सकते हैं कि ये कॉरपोरेशन की रिटेन इनकम भी होती है। तो प्राइवेट इनकम का मतलब क्या है कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल इनकम को ऑब्टेन कर रहे हैं किसी भी सोर्स से, चाहे वो प्रोडक्टिव हो या अदरवाइज़ हो या उसके कॉरपोरेशन की कोई रिटेन इनकम हो। तो जब हम NNP-FC पे अराइव होते हैं तो जो भी कॉस्ट है हमारी उनको एडिशन और डिडक्शन किया जाता है। तो अगर हम एडिशन की बात करें तो हम उसके अंदर क्या क्या चीज़ें एडिशन में करेंगे। एक, प्राइवेट इनकम को बनाने के लिए ऑब्टेन करने के लिए तो जितने भी हमारे ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं जैसे पेंशन हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गए, सिकनेस हो गई, या कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, गिफ्ट्स हैं, रेमिटेंस हैं जो हमें अब्रॉड के हैं, विंड फॉल गेंस है जो कि हमें लॉटरी से रिसीव हुई है, हॉर्स रेसिंग है, इंटरेस्ट है या पब्लिक डेप्ट है, इन सबको हमें ऐड करना होता है। और जो भी डिडक्शन है उसके अंदर जो भी इनकम हमें अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मिल रही है, जैसे कि कोई सरप्लस है या पब्लिक अंडरटेकिंग के थ्रू हमें कोई सरप्लस मिल रहा है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, उनको हमें इसमें से डिडक्ट करना होता है। तो जो प्राइवेट इनकम का जो फॉर्मूला होता है, तो जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं मीन्स NNP-FC कर लेते हैं, उसमें हम अपने ट्रांसफ़र पेमेंट्स को इंक्लूड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेप्ट को इंक्लूड करते हैं, और सोशल सिक्योरिटी और प्रॉफिट और सरप्लस जो पब्लिक अंडरटेकिंग के हैं उनको डिडक्ट करना होता है। इसके बाद हम देखते हैं पर्सनल इनकम क्या है। तो पर्सनल इनकम वो टोटल इनकम है जो कि एक कंट्री के इंडिविजुअल रिसीव कर रहे हैं अपने ऑल सोर्सेज से, जब वो किसी ईयर के अंदर अपने पेमेंट को या अपने जितने भी टैक्सेस हैं उससे पहले जो वो इनकम रिसीव कर रहे हैं, दैट इज़ इट्स पर्सनल इनकम। तो जब हम पर्सनल इनकम की बात करते हैं तो पर्सनल इनकम के अंदर से कोई भी तरीके का टैक्स या डायरेक्ट टैक्स नहीं डिडक्ट किया जाता। तो डायरेक्ट टैक्स के डिडक्शन के पहले जो इनकम हमें एक इंडिविजुअल को मिल रही है, किसी कंट्री के इंडिविजुअल को रिसीव हो रही है, दैट इज़ इट्स टोटल इनकम इज़ कॉल्ड पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम कभी भी नेशनल इनकम के इक्वल नहीं होती, क्योंकि
फॉर्मर हम क्या करते हैं कि जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं उनको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, लेकिन पर्सनल इनकम के अंदर किसी भी ट्रांसफ़र पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इसलिए जो नेशनल इनकम है और जो पर्सनल इनकम है वो कभी भी इक्वल नहीं होती है। पर्सनल इनकम जो है वो ड्राइव होती है नेशनल इनकम से, जब हम उसके अंदर से अपने जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट टैक्स है या एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है किसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का, उसको डिडक्ट कर दें। और ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं इनको एक्सक्लूडेड किया जाता है नेशनल इनकम से, तब जाके हमें हर एक इंडिविजुअल के पर्सनल इनकम का पता चलता है। लेकिन अगर हम बिज़नेस या गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट्स या कोई ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो हमें अब्रॉड के हैं या कोई भी फॉर्म है किसी गिफ्ट का या रेमिटेंस का, विंडफॉल गेंस है या कोई भी पब्लिक डेब्ट पे इंटरेस्ट है, तो ये जो सोर्स है हमारी इनकम के किसी इंडिविजुअल के, उनको नेशनल इनकम में एडप्ट किया जाता है। तो अगर हम पर्सनल इनकम का फॉर्मूला देखें तो जो हमारी नेशनल इनकम होती है NNPFC, उसमें से अगर हम अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्सेस, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को डिडक्ट कर दें और अपने ट्रांसफ़र पेमेंट और पब्लिक डेब्ट इंटरेस्ट को प्लस कर दें, तो हमारे पास पर्सनल इनकम पता चल जाती है। पर्सनल इनकम है जो है वो प्राइवेट इनकम से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये इसलिए है क्योंकि हम पर्सनल इनकम में से अपने जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट है उनको डिडक्ट कर देते हैं, लेकिन प्राइवेट इनकम के अंदर हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को इंक्लूड करते हैं। तो पर्सनल इनकम क्या होती है? प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट टैक्सेस। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्पोजेबल इनकम की। तो डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है जो एक्चुअल इनकम आप अपने इंडिविजुअल्स या फैमिलीज़ के कंजप्शन पे खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, तो दैट इज़ योर डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है कि जो भी आपकी एक्चुअल इनकम है उसमें आप कितना अपने कंजप्शन पे खर्च कर रहे हैं, अपनी फैमिली पे कितना खर्च कर रहे हैं, दैट इज़ योर डिस्पोजेबल इनकम। तो द होल ऑफ द पर्सनल इनकम कैन नॉट बी स्पेंड ऑन कंजप्शन। तो हमारी जितनी भी पर्सनल इनकम होती है, जो भी हमारी पर्सनल इनकम होगी, उसको हम सब अपनी कंजप्शन पे स्पेंड नहीं करते। उसमें से कुछ इनकम हम अकर करते हैं जब हम उसमें से देखें कि उससे पहले हमारे क्या डायरेक्ट टैक्सेस रहे थे जो कि हमने एक्चुअली पेड किए हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो डिस्पोजेबल इनकम है वो ऑब्टेन कब होती है, जब उसमें से हम अपने जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको डिडक्ट कर दें। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। तो बट द होल ऑफ द डिस्पोजेबल इज़ नॉट स्पेंड ऑन द कंजप्शन एट अ पार्ट ऑफ इट सेव। तो इसलिए हम कहते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम जो है वो सारी कंजप्शन पे खर्च नहीं की जाती है, बल्कि उसमें से कुछ चीज़ें सेविंग भी की जाती है। तो जो डिस्पोजेबल इनकम है वो डिवाइड होती है हमारे कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे और सेविंग्स में। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर और सेविंग का सम। अगर हम देखें तो डिस्पोजेबल इनकम में से हम डिडक्ट को अगर हम देखें तो नेशनल इनकम में से हम जब डिस्पोजेबल इनकम को डिडक्ट करते हैं और हम डिडक्ट करते हैं अपने इनडायरेक्ट टैक्स को और हम अपनी सब्सिडीज़ को प्लस करते हैं, और जो भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं हमारे पर्सनल या बिज़नेस के या सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स हैं या अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हैं और जो भी बिज़नेस सेविंग्स हैं जो हमें मिली हैं, और अब जितने भी हमारे ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं और नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड है उनको हमें ऐड करना होता है। तो जो डिस्पोजेबल इनकम का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम क्या देखते हैं कि जो नेशनल इनकम है उसमें से हमें अपनी बिज़नेस सेविंग्स, इनडायरेक्ट टैक्स और को घटाना होता है और सब्सिडीज़ को ऐड करनी होती है। उसके बाद हमें अपने जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं जो एक पर्सन के हैं उनको डिडक्ट करना होता है, किसी बिज़नेस के कोई डायरेक्ट टैक्स है उनको डिडक्ट करना होता है, कोई सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स है उनको डिडक्ट करना होता है, और जितने भी ट्रांसफ़र पेमेंट्स है और जितने भी NFIA है, दैट्स नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड है, उनको हमें प्लस करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं रियल इनकम की। तो रियल इनकम इज़ नेशनल इनकम एक्सपेंड इन टर्म्स ऑफ जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑन ए पर्टिकुलर ईयर टेकन एज ए बेस। तो रियल इनकम क्या है? जो भी नेशनल इनकम है जो कि एक्सप्रेस की जा रही है किसी एक जनरल लेवल ऑफ प्राइस पे किसी एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, जिसमें हम बेस प्राइस को ले रहे हैं, तो दैट इज़ आवर रियल इनकम। तो नेशनल इनकम जो है वो बताती है कि गुड्स और सर्विसेज की जो किसी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी क्या वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ मनी एट द करंट प्राइजेज। बट जो रियल इनकम है उसके अंदर हम किसी इकोनॉमी के रियल इस्टेट को बताते हैं, बल्कि नेशनल इनकम के अंदर हम किसी भी रियल इस्टेट को इंडिकेट नहीं करते किसी भी इकोनॉमी के। तो इसके ऑर्डर में अगर हम देखें तो जो रियल इनकम होती है किसी कंट्री की वो पर्टिकुलर किसी ईयर की बेस ईयर से होती है, जिसमें हम जनरल प्राइस लेवल को देखते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा हाई है या लो है तो जो प्राइस लेवल है उस ईयर का उसको 100 के एज्यूम से मीन्स उसकी 100 के बेस प्राइस से उसको
कंप्यूट किया जाता है, तो जो जनरल प्राइस लेवल है किसी एक पर्टिकुलर गिवन ईयर का, उससे हम नेशनल इनकम को डिटरमाइन करते हैं और असेस करते हैं कि जो प्राइजेज़ हैं बेस ईयर की। तो अगर हम देखें तो रियल एनएनपी का फॉर्मूला जो होता है, तो एनएनपी करंट ईयर की क्या है, बेस ईयर इंडेक्स मीन्स 100 से उसका मल्टीप्लिकेशन, और जो करंट ईयर का इंडेक्स है उससे उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो सपोज़ करें कि 1991 के अंदर जो बेस ईयर था या जो नेशनल इनकम, अगर हम देखें तो जो 1991 के अंदर जो बेस ईयर है हमारा, उस टाइम पे जो नेशनल इनकम थी 1991-2000 में वो 20,000 करोड़ थी, और जो इंडेक्स नंबर था उस ईयर का वो 250 था। तो रियल नेशनल इनकम 1999 और 2000 की कैसे होगी, तो जो आपकी नेशनल इनकम है उसमें आपने बेस ईयर को मल्टीप्लाई किया, और जो उस ईयर का इंडेक्स नंबर है उससे आपने उसको मल्टीप्लाई किया, तो जो आपका आंसर आया वो 8,000 करोड़ आए। तो इसको हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। लेकिन ये जो नेशनल इनकम होती है ये कौन सी इनकम होती है, कांस्टेंट प्राइस पे। इसके बाद हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की। तो जो पर कैपिटा इनकम होती है वो उस कंट्री के पीपल की एवरेज इनकम होती है, जो कि एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर होती है, जिसको हम पर कैपिटा इनकम ऑफ दैट ईयर कहते हैं। तो अगर हमें कंट्री के हर एक पीपल की एवरेज इनकम कैलकुलेट करनी हो तो उसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। ये जो कंसेप्ट है ये रेफ़र करता है कि क्या मेजरमेंट है इनकम का करंट प्राइस पे और एट कांस्टेंट प्राइस पे। तो अगर हमें पर कैपिटा इनकम 2001 की देखनी हो तो हमें उस ईयर का करंट प्राइस देखना होगा, और नेशनल इनकम है जो कंट्री की उसको उस कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड करना होगा। तो जो पर कैपिटा इनकम अगर हम 2000 की कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 2001 के अंदर नेशनल इनकम क्या थी और 2001 के अंदर हमारी पॉपुलेशन क्या थी, उनका जो डिवीज़न होगा उससे हम उस कंट्री की रियल पर कैपिटा इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो पर्पज़ होता है पर कैपिटा इनकम का वो क्या होता है कि हमें अपने रियल पर कैपिटा इनकम पे अराइव होना होता है, और रियल पर कैपिटा इनकम को यूज़ करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो रियल पर कैपिटा इनकम क्या होती है, रियल नेशनल इनकम ऑफ 2001 अपॉन पॉपुलेशन इन 2001। तो जो कंसेप्ट है वो ये बताता है कि जो एवरेज इनकम है पीपल्स की वो क्या है और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरीके का है। लेकिन ये ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि हर एक कंट्री के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम का वो डिफरेंट होता है। तो जो मेजर पोर्शन है किसी सोसाइटी का वो रिचर सेक्शन का होता है, और अगर हम देखें कि जिस कंट्री के अंदर ज़्यादा नेशनल इनकम होती है वहाँ पे ज़्यादा रिचर सेक्शन होता है, और जिस कंट्री की नेशनल इनकम बहुत कम होती है वहाँ पे बहुत पुअर सेक्शन होता है सोसाइटी का। तो जो इनकम रिसीव कर रहा है कोई भी कॉमन मैन वो लोअर देन होती है किससे, पर कैपिटा इनकम से। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या मेथड्स हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। तो देयर आर 4 मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम विच मेथड इज़ टू बी यूज डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ द डाटा इन ए कंट्री एंड द पर्पज इन एंड। अगर हम देखें तो नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए 4 मेथड्स होते हैं, और जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है कि कंट्री के पास कितना डाटा अवेलेबल है और उसका क्या पर्पज़ है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रोडक्शन मेथड होता है। प्रोडक्शन मेथड के अंदर हम अपने जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो किसी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उनकी टोटल वैल्यू को पता करते हैं किसी एक ईयर के अंदर, जो कि मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है, जिसके अंदर हम फाइंड आउट करते हैं जीएनपी मीन्स दैट इज़ द जीडीपी। जो डाटा हमारे ऑल प्रोडक्टिव एक्टिविटी से आ रही हैं मीन्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एक्टिविटी से, उसका सम किया जाता है। जैसे कि अगर आप देखें जैसे हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या वुड्स रिसीव फ्रॉम द फॉरेस्ट, मिनरल रिसीव फ्रॉम द माइंस, कॉमोडिटी प्रोड्यूस बाय द इंडस्ट्री, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन मेड बाय द ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस कंपनीज, लॉयर्स, डॉक्टर, टीचर्स, मतलब इन सब की अगर हम बात करें तो ये सारी हमारी तीनों एक्टिविटीज़ से बिलोंग करते हैं जो कि किसी कंट्री के अंदर हो रहे होते हैं। इनको जब हम कलेक्ट करते हैं, एसेस करते हैं मार्केट प्राइस पे, तो हमें जीडीपी पता चलती है। तो ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड। प्रोडक्शन मेथड जब हम कैलकुलेट करते हैं और उससे हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ हमें अपने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही इंक्लूड करना होता है। हम अपने किसी भी इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज को हटा देते हैं हमारे इस प्रोडक्शन मेथड में। उसके बाद हम देखें इनकम मेथड। तो इस मेथड के अंदर हम नेट इनकम पेमेंट जो कि रिसीव कर रहे हैं कंट्री के हर सिटीजन किसी पर्टिकुलर ईयर में, उनको एडप्ट किया करते हैं। तो जो नेट इनकम जो कि एक एक्वायर हो रही है हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, उनको हमें ऐड करना होता है। और जो इनकम हम अपने ट्रांसफ़र पेमेंट्स की फॉर्म में देख रहे हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो जो डाटा है वो पर्टेनिंग होता है इनकम पे, और इससे हम डिफरेंट सोर्सेज से उसको ऑब्टेन करते हैं।
और जो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके रेस्पेक्ट में हाई इनकम ग्रुप और इन केस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम देयर वेज बिल। एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम टोटल एक्सपेंडिचर देखते हैं कि सोसाइटी कितना इंकर कर रही है किसी पर्टिकुलर ईयर में, उसको एड किया जाता है। और जितने भी हमारे पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गुड्स एंड सर्विसेज के, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उन सबको इंक्लूड किया जाता है एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर। तो जो कंसेप्ट है उसमें हम एज्यूम करते हैं, एजम्पशन जो है वो क्या है कि जो नेशनल इनकम है वो हमेशा नेशनल एक्सपेंडिचर के बराबर होती है। और उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट मेथड क्या है, वैल्यू एडेड मेथड। ये अनदर मेथड है नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, जहाँ पे हम इंडस्ट्रीज़ के वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। और जो डिफरेंस है किसके बीच में, हमारे मटेरियल आउटपुट की वैल्यू और इनपुट की जो कि प्रोडक्शन के हर एक स्टेज में हम यूज़ कर रहे हैं, उनको हम वैल्यू एडिट कहते हैं। और ये जो डिफरेंसेस हैं उनको हम एडअप करते हैं जो भी इकोनॉमी में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके भी यहाँ पे, और इससे हम जीडीपी पे आते हैं। मींस वैल्यू एडेड से हमें जीडीपी कैलकुलेट करनी होती है। अब डिफ़िकल्टीज़ और लिमिटेशन देखें नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, तो दे आर मैनी कंसेप्चुअल एंड स्टैटिकल प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन मेजरिंग नेशनल इनकम। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंसेप्चुअल और स्टैटिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि इन्वॉल्व होती है जब हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। जब हम नेशनल इनकम का मेजर इनकम मेथड या प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड से कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे कंसेप्चुअल और स्टैटिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर हम डिस्कस करें तो प्रॉब्लम्स क्या है इनकम मेथड के अंदर, तो जो प्रॉब्लम के कंपटीशन में अगर हम देखें इनकम मेथड में, तो हम ये देख सकते हैं कि जो पहला जो पॉइंट है वो है ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज। ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज का मतलब क्या है कि जो पर्सन है जो किसी एक मकान का रेंट दे रहा है और अनदर हाउस है वो इनकम जनरेट कर रहा है एज ए रेंट के रूप में, तो बट इफ़ ही ऑक्यूपाइज द हाउस हिमसेल्फ, अगर वो खुद अपने घर को ऑक्यूपाई कर लेता है, और विल द सर्विसेज ऑफ द हाउस ओनर बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, तो जो भी सर्विसेज है हाउस ओनर की उसको नेशनल इनकम में इंक्लूडेड किया जाएगा। और जो भी सर्विसेज है जहाँ पे ऑनर ऑक्यूपाइड है हाउसेस में और वो इंक्लूड की जा रही है नेशनल इनकम में, तो जो ऑनर है वो सेल करता है अपने टेनेंट सर्विसेज को जो कि नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती है। अगर हम पर्पस देखें नेशनल इनकम अकाउंट का, तो जो अमाउंट है हमारे इम्प्यूटेड रेंट्स का उनको एस्टिमेटेड किया जाता है जब हम उसमें सम करें अपने ऑनर्स ऑक्यूपाइड हाउस को जो कि हम रेंट के लिए दे रहे हैं, और जो भी इम्प्यूटेड नेट रेंट है उसका कैलकुलेशन हम उस पोर्शन ऑफ अमाउंट से करते हैं जो कि एक हाउस ऑनर जब अपने सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देता है। सेकंड पॉइंट है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस। अनदर प्रॉब्लम अराइजेज विद रिगार्ड टू द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। जो लोग अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड से इनकम जनरेट कर रहे हैं वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आती है, और वो ये डिफ़िकल्टी होती है कि वहाँ पे क्योंकि जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है वो अपने डिफरेंट इनपुट्स को प्रोवाइड करके खुद के लिए इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, तो जो कंट्रीब्यूशन है उनका कैपिटल का, लैंड का, लेबर का, वो उनके बिज़नेस के एबिलिटीज़ पे डिपेंड होता है। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हम जो भी वैल्यू एस्टिमेट करें अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से वो हमें रिसीव हो। तो हम ये देखते हैं कि जो मिक्स्ड इनकम जो हमें चाहिए होती है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, तो उसमें हम कंस्टिट्यूटिंग करते हैं सिर्फ इंटरेस्ट, रेंट, वेज एंड प्रॉफिट का, जो कि हमें फैक्टर सर्विसेज होती है जो कि नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड की जाती है। गुड्स मीन्ट फॉर सेल्फ कंजप्शन, कि अगर हम देखें कि जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज है जैसे इंडिया है, तो वहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनका जो पोर्शन है फूड का या अदर गुड्स का वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, और जो फार्म है उनका खुद का भी एक सेल्फ कंजप्शन होता है। तो जो प्रॉब्लम आती है जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो हम उनको मार्केट में सोल्ड नहीं कर पाते क्योंकि उसमें हमारा खुद का भी सेल्फ कंजप्शन होता है, तो उनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं करते हैं। तो अगर कोई फार्मर है जो अपने एंटायर प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल कर रहा है, और अगर जब उसको अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए नीड होती है मार्केट से, तो वो उसके बिहाफ पे अपनी कोई भी मनी उसको दे रहा होता है। तो इन इंस्टेड अगर हम कुछ प्रोडक्शन का पार्ट अपने पास रख देते हैं अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए, तो जो मनी वैल्यू है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है। उसके बाद अपन देखें तो नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। क्या जो अनदर प्रॉब्लम अराइज होती है वो किसके रिगार्ड में आती है, वेजेस और सैलरीज पे, जो कि हम एम्प्लॉयज़ को पेड कर रहे हैं इन काइंड के रूप में, जैसे कि फ्री फूड, लॉजिंग, ड्रेस, अदर एमिनिटीज़, या हम कह सकते हैं अलाउंसेस जो हम एम्प्लॉयज़ को, या कोई भी फ्रिंग बेनिफिट्स हम एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं। तो जो पेमेंट्स हैं जो कि
इन काइंड हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, उनको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। ये इसलिए क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मनी जो रिसीव कर रहे हैं या जो भी इनकम वो रिसीव कर रहे हैं वो उनके जो भी पेड इन काइंड है, मीन्स जो उनकी वैल्यू है, जैसे हमारे फ्री फूड हो गया, लॉजिंग हो गया, उसके बराबर होती है जो कि एक एम्प्लॉयर स्पेंड करता है जब वो कोई फूड सर्विस या लॉजिंग सर्विसेज ले रहा हो। उसके बाद अगर हम देखें तो प्रॉब्लम्स क्या हैं प्रोडक्शन मेथड में, तो पहला है सर्विसेज ऑफ द हाउस वाइफ, कि जो एस्टिमेशन है अनपेड सर्विसेज का हाउस वाइफ का, वो नेशनल इनकम के प्रेजेंट में बहुत सीरियसली और बहुत डिफ़िकल्टी आती है कि जो हाउस वाइफ होती हैं वो रेंडर होती हैं नंबर ऑफ़ यूज़फुल सर्विसेज, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ मील, सर्विंग, टेलरिंग, मैंडरिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन एटसेट्रा। क्योंकि जो हाउसवाइफ की जो सर्विसेज होती हैं वो बहुत यूज़फुल होती हैं। अगर वो उसके बिहा पे उसको कोई भी अनपेड सर्विसेज, मतलब जो भी वो सर्विस दे रही है उसके बिहा पे उसको कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी नेशनल इनकम में। तो अगर सी इज़ नॉट पेड फॉर दैम एंड हर सर्विस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, तो अगर वो अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ सर्विसेज रेंडर कर रही है, जैसे खाना बना रही हैं, खाना सर्व कर रही हैं, टेलरिंग, सिलाई बुनाई कर रही हैं, मैंडरिंग, वॉशिंग, कपड़े धो रही हैं, क्लीनिंग कर रही हैं, या बच्चों को संभाल रही हैं, तो वो अपने फैमिली के को सर्विसेज दे रही है, लेकिन उसके बिहा पे उसको कोई भी इनकम रिसीव नहीं हो रही है, तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। तो जो सर्विसेज हैं जो कि एक पेड सर्वेंट परफॉर्म करता है, तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, जिसको एक पेमेंट मिल रहा है अपनी सर्विसेज देने का। तो जो नेशनल इनकम है वो अंडर एस्टिमेटेड होती है जब हम हाउस वाइफ की सर्विसेज को उसमें से एक्सक्लूडेड कर देते हैं। तो रीज़न क्या है कि जो एक्सक्लूज़न है सर्विसेज का को लेके नेशनल इनकम में, वो सिर्फ हाउस वाइफ के लव और अफेक्शन के बिहा पे होता है, क्योंकि वो अपने फैमिली को लव करती है, उनका अपने बच्चों के साथ अफेक्शन होता है, दैट वाई वो इन सर्विसेज के रेंडर करने की कोई भी पेमेंट उनसे नहीं लेती है, और वो परफॉर्मिंग करती है अपने डोमेस्टिक वर्क को, जो कि मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं किया जाता। तो कोई ऑनर है किसी एक फर्म का और वो किसी एक लेडी सेक्रेटरी से मैरी कर लेता है, और जो भी सर्विसेज वो दे रही होती है अपने उस बिज़नेस के अंदर, तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि जो सेक्रेटरी है वो धीरे धीरे अपना काम छोड़ देगी, क्योंकि वो अब एक हाउसवाइफ बन चुकी है। जैसे आप मान के चलें कि एक बिज़नेस के अंदर ऑनर है और उसको अपनी किसी भी सबऑर्डिनेट या किसी भी अपनी फीमेल स्टाफ से मैरिड हो जाता है, तो जैसे ही मैरिड होता है, जो काम वो लेडी सेक्रेटरी पहले कर रही थी उसके बिहा पे वो अपना पेमेंट ले रही थी उस सर्विस को रेंडर करने के लिए, लेकिन मैरिड होने के बाद अब उसके पास एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि वो अपनी फैमिली को भी संभाले, तो अब वो अपनी जॉब को छोड़ के फैमिली की सर्विसेज को रेंडर करने लग गई। तो उसके बिहाफ पे अब वो जो ऑनर है, मीन्स वो जो उसका हस्बैंड है, अब वो उसके बिहाफ पे उसको कोई भी पेमेंट देगा नहीं। तो हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में उन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना होता जहाँ पे हम कोई भी फिजिकली पेमेंट नहीं कर रहे हैं। व्हेन अ टीचर टीच हिज ओन चिल्ड्रन, जब टीचर अपने खुद के बच्चों को पढ़ाता है, तो वो नेशनल इनकम में उसके काम का जो उसने काम किया उसके बिहाफ पे उसको कोई पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा, तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो अपने खुद के बच्चों को पढ़ा रहा है। अगर खुद के बच्चों को ना पढ़ा के वो किसी दूसरे को बच्चे को पढ़ाता और वो उस काम के बदले में पैसे रेंडर रहता, तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते। तो सिमिलरली हम देखते हैं कि दे आर नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच आर डिफिकल्टी टू बी एसेड इन मनी टर्म। हम ये देखें कि कंट्री के अंदर ऐसे बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज हैं जिनको एसेस करना मनी की टर्म्स में बहुत डिफ़िकल्ट है। और ये रीज़न अगर हम देखें तो ये बेसिकली किस में होता है, जैसे पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग एज हॉबीज़, जो भी हम हॉबीज़ के अंदर अपना पार्टिसिपेशन देते हैं, उससे हम कोई भी पेमेंट रिसीव तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अपना इंटरेस्ट उसमें क्रिएट कर रहे हैं, जो कि एक नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती। उसके बाद हम देखें तो सेकंड पॉइंट क्या है, इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी इज एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाई प्रोडक्ट मॉडल इज द फेलियर टू distinguish properly between the intermediate and final goods. There is always the possibility of including a good or services more than once, where only final goods are included in national income estimates. These leads to be the problems of double counting, which leads to the overestimation of national income. आपको ये पता है कि नेशनल इनकम के अंदर जब भी हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तो हम जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो कि ये कंट्री प्रोड्यूस कर रही है उसकी वैल्यू
को मनी की टर्म्स में मेजर करते हैं। लेकिन अगर हमारे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज इंटरमीडिएट हैं जो अभी पूरे कम्प्लीटली फाइनल गुड्स में कन्वर्टेड नहीं हुए, उनको हमें अपनी नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूडेड करना होता। थर्ड क्या है, सेकेंड हैंड गुड्स एंड एसेट्स। अनदर प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स को सेल या परचेज़ कर रहे हैं या किसी भी एसेट्स को परचेज़ कर रहे हैं, तो वी फाउंड दैट जैसे कि कोई ओल्ड स्कूटर है, कार है, हाउस है, मशीनरी है, जो कि हम ट्रांजैक्टेड करते हैं डेली किसी एक कंट्री के अंदर, तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं किया जाता क्योंकि वो सेकेंड हैंड गुड्स और एसेट्स हैं। क्योंकि नेशनल इनकम के अंदर उस ईयर के अंदर मैन्युफैक्चर किए गए गुड्स और सर्विसेज की मनी का ही वैल्यूएशन होता है। तो इफ़ ये दे आर इंक्लूडेड एवरी टाइम दे आर ब्रॉट और नेशनल इनकम वुड इंक्रीज मैनी टाइम्स। अगर हम इसको एवरी टाइम ब्रॉट एंड सोल्ड करेंगे तो जो नेशनल इनकम है वो बहुत जल्दी इंक्रीज़ करेगी। तो जो सेल एंड परचेज है हमारे ओल्ड स्टॉक के, शेयर्स के, बॉन्ड्स के, कंपनीज़ के, उनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते बिकॉज दे वर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम व्हेन द कंपनी वाज स्टार्टेड टू द फर्स्ट टाइम। और हम नेशनल इनकम के अंदर उसको तभी इंक्लूड करेंगे जब कंपनी उसको फर्स्ट टाइम मार्केट के अंदर इशू करती है अपने शेयर्स या बॉन्ड्स को। तो नाउ दे आर सिंपली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंट क्लेम्स। जो कमीशन और जो फीस चार्ज करते हैं ब्रोकर्स, जब वो किसी ओल्ड शेयर, बॉन्ड्स या हाउसेज, कार या स्कूटर्स को रिपर्चेज रिसेल करते हैं, उसको हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करना होता है। फॉर दीज आर द पेमेंट्स दे आर रिसीव फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विस ड्यूरिंग द ईयर। ये पेमेंट्स हम इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं नेशनल इनकम में क्योंकि वो अपनी कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस देकर उस ईयर के अंदर वो इनकम को रिसीव कर रहे हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या है, इलीगल एक्टिविटीज़। जो भी इनकम हम अर्न कर रहे हैं किसी भी इलीगल एक्टिविटी से, जैसे गैमलिंग, स्मगलिंग, इलेक्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ वाइन, इनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये सिर्फ वो वैल्यूज़ हैं जो किसी एक पीपल के वांट्स को सेटिस्फाई कर रही हैं, जो कि कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम किसी भी प्रोडक्टिव से और किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि किसी सोसाइटी का है। तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं जैसे नेपाल, मोरक्को, जहाँ पे गैमलिंग लीगलाइज्ड है, तो वहाँ पे उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। लेकिन जिन कंट्रीज़ के अंदर ये लीगल नहीं है ना, उन कंट्रीज़ के अंदर इन इलीगल एक्टिविटीज़ को कंट्रीब्यूट नहीं किया जाता नेशनल इनकम में। जैसे कि आप देखेंगे कि इंग्लैंड के अंदर हॉर्स रेसिंग, जो हॉर्स रेसिंग होती है इंग्लैंड के अंदर, वो लीगल एक्टिविटी है। तो इंग्लैंड के जो भी हाउस रेसिंग से जो भी इनकम रिसीव हो रही है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि वो उस कंट्री की लीगल एक्टिविटी है। अगर किसी कंट्री की वो इलीगल एक्टिविटी है और वो कंट्री उसको इंक्लूड नहीं कर रही है अपनी लीगल एक्टिविटी के अंदर, तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। उसके बाद है हम कंज्यूमर सर्विसेज। देयर आर नंबर ऑफ पर्सन इन द सोसाइटी हु रेंडर सर्विसेज टू कंज्यूमर्स बट दे डू नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग टेंजिबल। बहुत सारे नंबर ऑफ पर्सन हैं हमारी सोसाइटी में जो सर्विसेज को रेंडर कर रहे हैं कंज्यूमर्स के लिए, लेकिन वो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं करें जो कि टेंजिबल है। जैसे जो एक्टर्स हैं, डांसर हैं, डॉक्टर्स हैं, सिंगर, टीचर्स हैं, म्यूजिशियन हैं, लॉयर्स हैं, बार्बर्स हैं, ये सारे अगर आप देखें तो ये नंबर ऑफ पर्सनस हैं सोसाइटी में जो कि सर्विस को रेंडर कर रहे हैं अपने कंज्यूमर्स के लिए, लेकिन वो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर रहे टेंजिबली। तो जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो क्या आती है कि जो सर्विसेज हैं नेशनल इनकम के अंदर, उसके अंदर हम उन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते जो कि टेंजिबल कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करें, बट एज दे सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड रिसीव पेमेंट फॉर देयर सर्विसेज। लेकिन वो लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं और वो अपनी सर्विसेज के बिहाफ पे पेमेंट्स रिसीव कर रहे हैं। तो इन सर्विस के अंदर जो भी इंक्लूडेड हम करेंगे वो हम अपने फाइनल गुड्स को इंक्लूडेड करेंगे जो कि नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के काम आएगी। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या है नेक्स्ट, कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स की अगर हम बात करें तो जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो होती है कैपिटल के गेन के रिगार्डिंग। तो कैपिटल गेन अराइज कब होगा, जब हम कैपिटल एसेट्स जैसे कि हाउस, सम अदर प्रॉपर्टी, स्टॉक, शेयर्स, इसको हायर प्राइस पे सोल्ड कर दें और पेड करें उसको वन टाइम ऑफ परचेज पे। तो जो कैपिटल गेन्स है वो एक्सक्लूडेड किए जाते हैं नेशनल इनकम से क्योंकि हमारी जो भी करंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो अराइज नहीं होती हैं हमारे कैपिटल गेन से। तो सिमिलरली अगर कैपिटल लॉसेज आर नॉट टेकन इनटू द अकाउंट व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, तो जो भी कैपिटल लॉसेज है उनको हम नेशनल इनकम के अंदर एस्टिमेट के लिए यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या है, इन्वेंट्री चेंज। कि अगर आप कोई इन्वेंट्री चेंज कर रहे हैं या अपने स्टॉक्स को चेंज कर रहे हैं तो अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। जो प्रोसीजर है जहाँ पे हम
किसी भी फिजिकल यूनिट है जो इन्वेंट्रीज के उनको चेंज कर रहे हैं किसी ईयर के अंदर, तो जो वैल्यू है उसके एवरेज करंट प्राइस की जो कि हम पेड कर रहे हैं उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है। और जो भी वैल्यू जो चेंज हो रही है इन्वेंट्रीज में, अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द करंट प्रोडक्शन ऑफ द फर्म। और रिमेंबर करना होता है हमें ये चीज़ कि जो चेंज हो रहे हैं हमारे इन्वेंट्रीज में और जो टोटल इन्वेंट्रीज हैं पूरे ईयर की, वो किसी नेशनल इनकम का ही पार्ट होगी। उसके बाद अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन को हमेशा डिडक्ट किया जाता है जब हम जीएनपी से एनएनपी की तरफ मींस ग्रॉस से नेट की तरफ आ रहे होते हैं। तो अगर आप देखें तो अगर डेप्रिसिएशन, तो जो डेप्रिसिएशन है वो हमेशा नेशनल इनकम को कम करता है। तो जो प्रॉब्लम आती है नेशनल इनकम का एस्टिमेट करने के लिए वो करंट डेप्रिशिएट वैल्यू के बेसिस पे आती है। और हम कहते हैं कि जो मशीन है जिसकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ है मान के चले वो 30 ईयर्स है, और जो फर्म्स है वो कैलकुलेट कर रही है उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से जो कि उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ के बेसिस पे है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये कभी भी सॉल्व नहीं होती, क्योंकि जो प्राइजेज़ है मशीन की वो ऑलमोस्ट एवरी ईयर चेंज होती रहती है। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या है, प्राइस चेंजेस। नेशनल इनकम को अगर हम प्रोडक्शन मेथड से मेजर कर रहे हैं तो जो वैल्यू है हमारे फाइनेंशियल गुड्स एंड प्राइजेस की वो उसके करंट मार्केट प्राइजेस पे होती है। बल्कि कोई भी प्राइस अगर स्टेबल है या रिमेन स्टेबल है मीन्स कांस्टेंट है तो उस पर मेजर नहीं की जाएगी। वो सिर्फ मेजर तब की जाएगी जब वो बढ़ रही या घट रही हो, मीन्स राइज और फॉल हो रही हो। तो व्हेन द प्राइस लेवल राइजेज द नेशनल इनकम आल्सो राइज। अगर प्राइजेस बढ़ेंगी तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। अगर हम देखें तो अगर प्राइजेस लो हो रही हैं तो नेशनल इनकम भी लो होगी। तो थ्रू द नेशनल प्रोडक्शन माइट हैव फॉलन। ऑन द कंट्रेरी विद द फॉल इन द प्राइस नेशनल इनकम आल्सो फॉल्स थ्रू द नेशनल प्रोडक्शन माइट हैव बी इंक्रीज। तो जो नेशनल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा। तो जो प्राइजेस चेंज है एडिक्वेटली वो नेशनल इनकम के अंदर मेजर नहीं की जाती। तो जो प्रॉब्लम आती है इसको सॉल्व करने के लिए तो इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, रियल नेशनल इनकम को कैलकुलेशन करते हैं कांस्टेंट प्राइस पे जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लेवल पे की जाती है। अगली अगर हम देखें तो एक्सपेंडिचर मेथड के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है। पहला आती है गवर्नमेंट सर्विसेज कि जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से तो जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि गवर्नमेंट की सर्विसेज जो अराइज हो रही हैं उसको कैसे एस्टिमेट किया जाए। तो जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है नंबर ऑफ़ सर्विसेज जैसे कि पुलिस, मिलिट्री सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल सर्विसेज, तो शुड एक्सपेंडिचर ऑन गवर्नमेंट सर्विसेज बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इसलिए हम जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं उनको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। इफ़ दे आर फाइनल गुड्स दे वुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अगर वो फाइनल गुड्स हैं तो उनको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। अगर अदर हैंड पे अगर हम देखें अगर वो यूज़ करें इंटरमीडिएट गुड्स और वो अभी भी अपने फर्दर प्रोडक्शन में उनको इंक्लूड कर रहे हैं तो उनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और जो इशू हैं हमारे डिफरेंट व्यूज़ से उसको हम देख सकते हैं। अगर आप देखें तो जो पुलिस, मिलिट्री या लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है जो कि हमारी लीव, प्रॉपर्टीज़ या लिबर्टी है किसी पीपल की उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो ट्रीटेड कर रहे हैं कि एज अ फाइनल गुड्स हंस जो कि एक नेशनल इनकम का पार्ट है। तो अगर वो हेल्प कर रहे हैं एक स्मूथिंग फंक्शनिंग में किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में तो उनकी मेंटेनेंस के लिए जो पीस और सिक्योरिटी हमें मिल रही है तो देन दे आर लाइक इंटरमीडिएट, दे डू नॉट एंटर इनटू द नेशनल इनकम। और अगर वो इंटरमीडिएट गुड हैं तो वो नेशनल इनकम के पार्ट नहीं होंगे। तो इन रियलिटी इफ़ इट नॉट पॉसिबल टू मेक क्लियर डिफिनेशन एज टू विच सर्विस प्रोटेक्ट द पीपल एंड विच प्रोटेक्ट द प्रोडक्टिव प्रोसेस, कि अगर हम रियलिटी देखें तो ये पॉसिबल नहीं है क्लियर करना कि वो सर्विसेज जो अपनी दे रहे हैं वो किसी पीपल को प्रोटेक्ट करने में दे रहे हैं या प्रोडक्टिव प्रोसेस को प्रोटेक्ट करने में दे रहे हैं। तो ये सारी जो सर्विसेज रिगार्डेड है फाइनल गुड्स की उनको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या कहते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं जिससे कि नेशनल इनकम के अंदर ट्रांसफ़र पेमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है तो जो भी गवर्नमेंट पेमेंट्स हम बना रहे हैं जैसे कि पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, सब्सिडीज है, इंटरेस्ट है, नेशनल डेप्ट के, तो जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता बिकॉज दे आर पेड विदाउट एडिंग एनीथिंग टू द प्रोडक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग द करंट ईयर। फॉर एनहांस कि जो पेंशन और एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हैं जो कि एक इंडिविजुअल्स को पे की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, तो बिना कोई ऐसी प्रोडक्टिव वर्क किए बिना कोई भी प्रोडक्शन नहीं करें किसी भी ईयर के अंदर फिर भी उनको हम उसमें इंक्लूड नहीं करें। तो जो भी सब्सिडीज़ हैं जो कि मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ में लोअर हैं तो जो इंटरेस्ट है हमारे नेशनल और पब्लिक डेप्ट के उनको कंसीडर किया जाता है ट्रांसफ़र पेमेंट में जो कि गवर्नमेंट द्वारा पेड किए जा रहे हैं किसी इंडिविजुअल या फर्म को ऑन देयर पास सेविंग विदाउट एनी प्रोडक्टिव वर्क।
इसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट है हमारा ड्यूरेबल यूज़ कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल यूज़ कंज्यूमर गुड्स एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, जहाँ पे हम ये देखें कि जो ड्यूरेबल यूज़ है कंज्यूमर गुड्स के, जैसे स्कूटर, कार, फैंस, टीवी, फर्नीचर, ये हम 1 साल के अंदर ब्रॉड करते हैं, लेकिन इनका जो यूज़ है वो नंबर ऑफ़ ईयर्स के अंदर किया जाता है। शुड दे बी इंक्लूडेड अंडर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और कंजप्शन इन द नेशनल इनकम एस्टिमेट। तो इसको हम इंक्लूडेड करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और कंजप्शन एक्सपेंडिचर में, जो कि नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में काम आती है। तो जो एक्सपेंडिचर है हमारे फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का, वो इसलिए पॉसिबल नहीं होती क्योंकि हम जो भी मेजरमेंट करते हैं वैल्यू ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर्स का, वो उस पर मेजर किया जाता है। और अगर हम देखें कि यहाँ पे एक वन और एक्सेप्शन है, वो क्या है कि जो एक्सपेंडिचर है हमारे न्यू हाउस परचेज़ करने का, जो कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो हमारे कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि जो रेंटल इनकम होती है या इम्पोर्टेड रेंट होता है या ऑनर जो हाउस है ऑनर का, उससे जो भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसी एक नए घर के अंदर, तो जो एक्सपेंडिचर है जो एक हाउस होल्ड अपनी कार पे कर रहा है, वो उसका कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर कोई अपने नए मकान के लिए या कोई भी अपने हाउस के लिए कोई भी मनी स्पेंड कर रहा है, तो वो उसका कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं है, वो उसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। तो अगर हम स्पेंड कर रहे हैं कोई अमाउंट, जैसे कि हम किसी टैक्सी का यूज़ करें, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ना कि हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं और उस पर कोई एक्सपेंडिचर खर्च करें, दैट इज़ योर कंजप्शन एक्सपेंडिचर। उसके बाद अगर हम देखें तो पब्लिक एक्सपेंडिचर भी एक मेजर प्रॉब्लम है। तो जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है पुलिस, मिलिट्री या एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल सर्विसेज, पार्क, स्ट्रीट लाइटिंग, इरिगेशन, म्यूजियम्स, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, रोड, कैनाल्स, बिल्डिंग एट्सेट्रा, तो जो ये प्रॉब्लम्स हम फाइंड आउट करें इन एक्सपेंडिचर को लेकर, जो कि एक कंजप्शन एक्सपेंडिचर का पार्ट है और जो कि हम एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक्टिविटी के थ्रू कर रहे हैं, तो जो भी एक्सपेंसेस हम एजुकेशन, म्यूजियम, पब्लिक हेल्थ, पुलिस, पार्क, स्ट्रीट लाइटिंग, सिविल एंड जुडिकल एडमिनिस्ट्रेशन या कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे कर रहे हैं, या जो भी खर्चा हमारा रोड, कैनाल या बिल्डिंग को क्रिएट करने में लग रहा है, तो जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हैं उनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। और जो भी एक्सपेंसेस हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स या हमारे कंजप्शन एक्सपेंडिचर से हैं, जिनको हम किसी वार के अंदर कंज्यूम करते हैं जिससे कि हम उसको डिस्ट्रॉय या एब्सोल्यूट कर सकें, तो ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं जिसको इंक्लूड किया जाता है सैलरीज ऑफ आर्म्ड पर्सनल, जिनको नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद हम इम्पोर्टेंस देखें नेशनल इनकम एनालिसिस की। तो पहला क्या है कि नेशनल इनकम को एनालिसिस करने के क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो पहला क्या है कि उसकी इकोनॉमी का पता लगाने के लिए कि नेशनल इनकम ये एस्टिमेट करती है कि उस इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, वो इकोनॉमी कितनी ग्रो या डेवलप हो रही है। तो जो नेशनल इनकम का जो डाटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है किसी कंट्री की इकोनॉमी का पता लगाने के लिए। अगर हम देखें तो जो नेशनल इनकम का डाटा है जिसके रिगार्ड में हम उस इकोनॉमी के अकाउंट्स को देख रहे हैं, तो जो हमारे सोशल अकाउंट्स हैं उसके रेफर में हम देखते हैं कि जो नेट नेशनल इनकम है या नेट एक्सपेंडिचर है वो अल्टीमेटली एक दूसरे के बराबर है। तो जो सोशल अकाउंट है वो ये बताते हैं कि हमारी नेशनल इनकम कितनी एग्रीगेट है, और जो आउटपुट और जो प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है, जो कि हर एक डिफरेंट इंडिविजुअल की इनकम और जो भी इंडस्ट्री जो भी प्रोडक्ट बना रही है, या जो भी हम इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसके बिहा पे हम ये देखते हैं कि ये किस तरीके से इंटर रिलेटेड है, और जो पर्टिकुलर अकाउंट है उसमें हम किस तरीके से अपने अकाउंट में उसको करेक्टली वेरीफाई करें। दूसरा क्या है नेशनल पॉलिसीज़ की। नेशनल इनकम का जो डाटा है वो नेशनल पॉलिसीज़ को बनाने के लिए भी काम आता है। जैसे हमें अगर अपने एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ को बनाना हो और ये फिगर इनेबल करना हो, तो जो डायरेक्शंस हैं हमारे इंडस्ट्रियल आउटपुट्स के, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के, जो कि चेंज नहीं हो रहे हैं, और जो भी प्रॉपर मेजरमेंट है जिनको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसकी इकोनॉमी को हमें सही कदम पे देखना होता है। उसके बाद हम इकोनॉमिक प्लानिंग देखें तो जो प्रेजेंट एज होती है प्लानिंग की, उसमें हम जो नेशनल डाटा को देखते हैं उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती हैं, और जो इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है किसी भी कंट्री के अंदर, वो उस डाटा के इसेंशियल या उसके पर्टेनिंग कंट्री की ग्रॉस इनकम और उसके आउटपुट और उसके सेविंग और कंजप्शन के बेसिस पे देखी जाती है, जो वो डिफरेंट सोर्सेज से अवेलेबल होता है। उसके बाद अगर हम देखें इकोनॉमिक मॉडल्स, तो जो इकोनॉमिस्ट हैं वो प्रोपोन करते हैं कि शॉर्ट रन या लॉन्ग रन में हमारे इकोनॉमिक मॉडल्स किस तरीके के रहेंगे, और लॉन्ग रन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं हमारे, वो नेशनल इनकम डाटा से कैसे वाइडली यूज़ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च
कि अगर हम नेशनल इनकम का डाटा से अगर हम कोई रिसर्च करना चाहते हैं या कोई भी इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्कॉलर्स बनना चाहते हैं, तो ये डाटा हमें इन डाटा के यूज़ करने के बेसिस पे, उसके सेकेंडरी डाटा के बेसिस पे हम कंट्री के इनपुट, आउटपुट, इनकम, सेविंग, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट को देख सकते हैं, जो कि सोशल अकाउंट के ऑप्शन से हो रही है। अगर उसके बाद देखें हम पर कैपिटा इनकम, अगर किस नेशनल इनकम के डाटा से हम ये पता कर रहे हैं कि कंट्री की क्या पर कैपिटा इनकम रहेगी और ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि कंट्री का क्या इकोनॉमिक वेलफेयर होने वाला है। तो अगर किसी कंट्री की हायर पर कैपिटा इनकम है तो उस कंट्री का जो इकोनॉमिक वेलफेयर है वो भी हाई होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स अनेबल us to know about the distribution of income in the country from the data pertaining to the wages, rent, interest and profit. We learn on the disparities in the income of different section of the society. Similarly, the regional distribution of income is reverted. उसके बाद अगर हम देखें तो जो इंटर रिलेशन है वेरियस कंसेप्ट का नेशनल इनकम का, वो हम इस इक्वेशन के बेसिस पे देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको क्लासेस के अंदर बता दिया कि किस तरीके से हमें किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। तो मैंने आपको क्लासेस के अंदर एक डायग्राम बनवाया था, उसके बेसिस पे आप इन फॉर्मूलेस को एक बार रिवाइज कर लें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।